नमस्कार साथियों। माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आप सभी देख चुके होंगे और आज हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड के उन क्वेश्चन को जो कि आपके यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स 2021 की परीक्षा में आए हुए हैं। तो देखिए, इन प्रश्नों को डिस्कस करने का फायदा ये हो सकता है कि आपको एक आइडिया मिला रहे कि किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। वैसे तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग इन प्रश्नों को देख चुके होंगे, क्योंकि अगर आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले से प्रीवियस ईयर आप देख चुके होंगे। लेकिन फिलहाल मैं अपने तरीके से चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो भाई, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन यानी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से इंस्टॉल इसको कीजिए। पीजीटी वगैरह के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन देने के बाद सीधे हम लोग आ चुके हैं अपने टॉपिक पे। और आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड के उन प्रश्नों को जो कि आपसे पूछे गए यूपी पीजीटी 2021 की परीक्षा में। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से उसमें तो कुछ बताना ही नहीं है। वैसे चलिए, तो इसमें जो पहला सवाल आपसे पूछा गया वो पूछा गया कि प्रशुल्क लगाने के फलस्वरूप क्या होता है। काफी लंबी डिबेट चली। आयोग ने तो जो अपना आंसर दिया, आयोग ने अपना आंसर दिया सी। ठीक है। और जब आप बहुत अच्छी किताबों में बहुत डिटेल में जाकर के देखेंगे तो प्रशुल्क लगाने के फलस्वरूप निर्यात के मूल्यों में भी वृद्धि हो सकती है या आयात के मूल्यों में भी वृद्धि हो सकती है। आमतौर पे जो हम लोग किताबें पढ़ते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होने के नाते, उसमें आपको सीधे सीधे यही मिलता है कि प्रशुल्क लगाने के फलस्वरूप क्या होता है कि आयातों के मूल्य हमारे बढ़ जाते हैं। ठीक है, प्रशुल्क लगाने के फलस्वरूप क्या होगा, आयातों का मूल्य बढ़ जाता है। तो हम लोग तो अपने तरीके से इसको डी ही मान के चल रहे थे, लेकिन आयोग ने जो आंसर की दिया वहां पे इन्होंने अपना सी माना। ठीक है। तो अब इस सवाल के जवाब को फिलहाल आप सी मान के चलिएगा, क्योंकि आयोग अगर एक बार सी मान लिया है तो आने वाला कोई भी एग्जाम हो, अगर वहां पे ये सवाल आपसे पूछेगा तो वहां पे सी ही माना जाएगा। तो ये पहला सवाल था, थोड़ा सा विवादित था, लेकिन आप इसको समझ के चलिए कि इसका सी मानना है आपको। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे इंटरनेशनल ट्रेड में पूछा गया, हेक्स्टर ओलिन के अनुसार विभिन्न देशों के बीच व्यापार का कारण क्या होता है। तो देखिए, हेक्स्टर ओलिन ने जो व्यापार का कारण माना था वो माना था साधन संपन्नताएं। इन्होंने बताया था कि साधन संपन्नताएं ही वो कारक होते हैं जो दो देशों के मध्य व्यापार उत्पन्न होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये तो बिल्कुल रटा रटाया क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखिए, जब आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे होते हैं तो कुछ बातें आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी होती हैं। जैसे कि यहाँ से आपसे ज्यादातर फैक्ट पूछे जाते हैं। फैक्ट मतलब, फैक्ट हम लोग उसको जानते हैं कि जो किसी भी थ्योरी में बिल्कुल ऊपर ऊपर लिखा मिल जाए, है ना। जैसे एशियन बैंक की क्या कहते हैं, मुख्यालय कहाँ पे है, मनीला में है, ये फैक्ट होता है। लेकिन अभी हाल ही में एशियन बैंक ने किस देश को कितना लोन वगैरह दिया, ये सब डिटेल वाले क्वेश्चन होते हैं जो कि आमतौर पे आपसे यूपी पीजीटी में नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर आप यूपी पीजीटी की तैयारी में हैं तो आपका ध्यान जो है वो ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चंस पे होना चाहिए। और इसके लिए सबसे जरूरी ये हो जाता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भरपूर देखें, उससे आपको आइडिया मिलता है कि आपको किसी भी टॉपिक में क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। दो क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं और ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था का जन्म हुआ। आप सभी लोग जानते होंगे, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन्हीं को ट्विन भी बोला जाता है, ब्रेटन वुड का जुड़वा भी इनको बोला जाता है। तो इसमें एक ऑप्शन तो है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, और एक ऑप्शन आईएमएफ वाला यहाँ पे नहीं दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, एक चीज और आप सभी से चर्चा करना है कि एक सवाल जो कि आप सभी को कंफ्यूज कर रहा है, मेरे पास जो है इस बीच मैसेज आए थे आईएमएफ की स्थापना को लेकर के। ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल रहा है। तो देखिए, इसका मैं आपको डायरेक्ट कंक्लूजन दे रहा हूं कि आईएमएफ की स्थापना जो होती है, आईएमएफ की स्थापना असल में होती है 1945 में। ठीक है, लेकिन ये 1944 में जो सम्मेलन हुआ ब्रेटन वुड्स, वहां पे इस बात की सहमति बन गई थी। 44 में सहमति बनती है, 45 में स्थापना होती है और 1946 से ये कार्य करना प्रारंभ करता है। तो थोड़ा सा इस कंफ्यूजन को अपना दूर कीजिएगा। अगर आपसे स्थापना पूछ रहा है तो वो 1945 उसका राइट आंसर होना चाहिए।
क्योंकि 44 में इस बात की सहमति बनी थी, ठीक है, और 45 में स्थापना होती है, 46 में आईएमएफ जो है कार्य करना शुरू कर देता है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी विवाद का कारण बना था। देखिए एक चीज मैं आप सभी से चर्चा कर दूं कि अगर आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आप ये मान के चल रहे हैं कि 125 में आपका सिलेक्शन जो है 110 क्वेश्चन पे हो जाएगा, तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अपने इस टारगेट में 5 क्वेश्चन और ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके चाहते हुए भी गलत कर दिए जाएंगे। मतलब आप सही किए रहेंगे तब भी आयोग आपको गलत साबित कर देगा, है ना। तो हर बार इनके 125 क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबको अंदर बाहर करते हैं, किसी को उससे लाभ होगा, किसी को हानि होगी। तो अगर आपका टारगेट 110 है तो इसको 115 पे फिक्स कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप अपने तरीके से 115 सही करें, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन तो आयोग आपका गलत कर ही देगा। उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है हेक्सर-ओलिन सिद्धांत में साधन कीमत के संदर्भ में साधन प्रचुरता के कारण कब किसी देश को पूंजी प्रचुर कहा जाएगा। बिना ज्यादा डिस्कशन किए मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूं। आयोग ने जो है इसका ऑप्शन नंबर सी माना था, हालांकि इसमें ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता था। तो फिलहाल आयोग के द्वारा जो कह दिया गया वही अंतिम सत्य होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट बोलता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे और अगला आपका क्वेश्चन है इष्टतम प्रशुल्क के फलस्वरूप। देखिए इष्टतम प्रशुल्क क्या करता है, तो इष्टतम प्रशुल्क जो होता है, इष्टतम प्रशुल्क का मुख्य कार्य होता है व्यापार की शर्तों में सुधार करना। ठीक है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको रट के रखिएगा, कोई भी गलती इस तरीके के क्वेश्चन में ना होने पाए। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि एक देश द्वारा आयात शुल्क लगाए जाने पे उस देश में उपभोक्ता की बचत क्या होगी। देखिए जब आयात शुल्क लगाया जाता है, आयात शुल्क लगाने के फलस्वरूप क्या होता है कि जो वस्तुएं हैं, ठीक है, वस्तुओं का जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है। तो जब वस्तुओं का प्राइस बढ़ जाएगा तो कंज्यूमर को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आयात प्रशुल्क अगर लगाया जा रहा है तो उसका जो परिणाम देखने को मिलेगा, उसका परिणाम ये देखने को मिलेगा कि जो वहां पे उपभोक्ता की बचत है वो घटती है। देखिए आयात प्रशुल्क की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पे उपभोक्ता को हानि होती है। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, और अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। उपभोक्ता को यहाँ पे हानि होती है, ठीक है। इसी प्रकार से जो उत्पादक होता है, उत्पादक को यहाँ पे लाभ होता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। आयात यहाँ पे महंगे हो जाते हैं, ये बात भी क्लियर ही होगी। तो ये आपका अगला क्वेश्चन आता है। यही क्वेश्चन आपसे 2 बार रिपीट किया था, तो मैंने इसको एक ही बार इसमें शामिल किया हुआ है। इसमें आपसे पूछा है कि एशियन बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो भाई सबको पता होगा मनीला में होता है। और जिनको जिनको पता था 2021 की परीक्षा में दोनों क्वेश्चन सही करके आए होंगे। अगला सवाल है ओपेक तेल निर्यात पे नियंत्रण किस प्रकार से रखता है। ये भी एक फैक्ट है, प्रीवियस ईयर में भी आप इसको पढ़े होंगे। ये जो है कार्टेल के द्वारा नियंत्रण रखता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। कार्टेल आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाई होगा, वहां से आपको क्लियर होगा कि कार्टेल क्या होता है। और अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 आपसे क्या पूछ रहा है, हेवरलर के अवसर लागत सिद्धांत के अनुसार पूर्ण विशिष्टीकरण कब होगा। पूर्ण विशिष्टीकरण की बात कर रहा है, फुल स्पेशलाइजेशन की बात कर रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है उत्पादन संभावना वक्र वृद्धिमान अवसर लागत के अंतर्गत होती है ना, ये नहीं होगा। उत्पादन के साधनों में हौसमान प्रतिफल बिल्कुल नहीं। उत्पादन संभावना वक्र स्थिर अवसर लागत के अंतर्गत होती है। तो साथियों यही आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। हाइवर्लर के अवसर लागत सिद्धांत के अनुसार पूर्ण विशिष्टीकरण वहां पे होता है जहां पे उत्पादन संभावना वक्र स्थिर अवसर लागत के अंतर्गत होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कोई देश अपने भुगतान संतुलन में अवमूल्यन के द्वारा सुधार ला सकता है जब उस देश की निर्यातों और आयातों की मांग लोच क्या होती है। तो देखिए जब आप जो है अवमूल्यन वाले चैप्टर को पढ़े होंगे तो वहां पे आपने कुछ ऐसी चीजें पढ़ी होंगी, ई एक्स ई एम, है ना, इनको आपने पढ़ा होगा। तो चलिए थोड़ा सा कहानी यहाँ पे मैं आपसे चर्चा कर देता हूँ। देखिए दो, एक तो मार्शल लर्नर शर्त की आती है जो ई एक्स प्लस ई एम के फॉर्म में देखती है, ठीक है। और एक डायरेक्ट जब भुगतान संतुलन की बात की जाती है तो भुगतान संतुलन में डायरेक्टली देखा जाता है ई एक्स एम। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ई एक्स एम जो है ये ग्रेटर देन 1 है,
तीन स्थितियां और ई एक्स एम लेस देन 1 और ई एक्स एम इक्वल टू 1। तीन स्थितियां यहाँ पे आपको देखनी होती हैं जब आप भुगतान संतुलन की बात कर रहे होते हैं। तो जो पहली स्थिति होती है, ठीक है, पहली स्थिति क्या कि देश की निर्यातों और आयातों की मांग लोच जो होगी अगर वो एक से अधिक होगी तो इस स्थिति में भुगतान संतुलन में सुधार देखा जाता है। मतलब ये भुगतान संतुलन के लिए अनुकूल स्थिति होती है, यहाँ पे सुधार होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सुधार होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि निर्यातों और आयातों की मांग की लोच एक से कम हो जाए तो ये भुगतान संतुलन के लिए खतरे की घंटी होती है, यानी यहाँ पे स्थिति जो है वो और बिगड़ जाती है। इसे आप कह सकते हैं कि सुधार नहीं होगा, स्थिति जो है खराब स्थिति हो जाएगी। ठीक है, वहीं अगर एक रहे इसकी वैल्यू, आयातों और निर्यातों की मांग की लोच का मूल्य जो है वो एक के बराबर रहे तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, बिल्कुल न्यूट्रल वाली स्थिति। तो ये तो भुगतान संतुलन से संबंधित केस होता है। अच्छा, अगर आपसे सवाल मार्शल लर्नर शर्त से पूछता है तो वहां पे ई एक्स प्लस ई एम, ई एक्स प्लस ई एम तीनों लीजिए, ई एक्स प्लस ई एम। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे अपरिवर्तित होता है सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे ये स्थिति जो है इसमें सुधार नहीं होगा, मतलब स्थिति खराब होगी। ठीक, स्थिति यहाँ पे जो व्यापार शेष होगा वो खराब स्थिति की ओर जाएगा और यहाँ पे स्थिति में सुधार देखा जाता है। तो मार्शल लर्नर शर्त को भी याद आपको रखना है। उम्मीद है ये सवाल भी आपका क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। प्रशुल्क एक विधि नहीं है, टैरिफ इज नॉट अ टूल फॉर। अब ये सवाल आपसे पूछा हुआ है कि प्रशुल्क एक विधि नहीं है। ठीक है, तो देखिए भुगतान संतुलन की, संरक्षण की, आयातों को कम करने की, ये सारी बात तो ठीक है, लेकिन विनिमय दर को स्थिर करने की यह विधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। देखिए, अगर हम लोग आयातों को कम करने की बात कहें तो ये कैसे हो सकता है कि प्रशुल्क लगा दिया, प्रशुल्क लगा दिया तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है, वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, मतलब आयात को नियंत्रित किया जा सकता है। संरक्षण तो होता ही है भाई, आप प्रशुल्क लगा दोगे तो बाहर वाली वस्तुएं कम आएंगी, हमारे जो घरेलू उद्योग हैं उन वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी। भुगतान संतुलन की अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान संतुलन का भी होता है, प्रशुल्क आपने लगा दिया, ठीक है, आयात आयात आपके कम हो गए और आप निर्यात बढ़ाने के चक्कर में पड़े रहेंगे तो वहां पे भुगतान जो है संतुलन की ओर जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल है, तुलनात्मक लागत सिद्धांत का अवसर लागत के रूप में किसने प्रतिस्थापित किया? ये तो बिल्कुल रटी रटाई बात है, हैबर्लर का अवसर लागत सिद्धांत है, ना कुछ सोचना है ना कुछ समझना है, सीधे आपको जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकार्डो के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार के लिए किस प्रकार का लागत अंतर आवश्यक होता है? तुलनात्मक लागत अंतर की बात रिकार्डो करते हैं, इसमें भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भी आपसे फैक्ट पूछा गया है। अगले सवाल पे पहुंचेंगे, लागतों में तुलनात्मक लाभ सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? रिकार्डो महोदय हैं जिन्होंने लागत की बात किया था। देखिए, एडम स्मिथ अपना सिद्धांत, जब देखिए हम लोग जब इंटरनेशनल ट्रेड की शुरुआत करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के कई वीडियोज मैंने पीजीटी लेवल के चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। इंटरनेशनल ट्रेड की प्लेलिस्ट या पीजीटी इकोनॉमिक्स 2021 की प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। तो वहां पे मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर के आगे तक पूरी कहानी बताया हुआ है। जब हम लोग ट्रेड पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले वणिकवादी विचारधारा होती है, उसके बाद एडम स्मिथ साहब आते हैं। वो क्या देते हैं? एडम स्मिथ निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत देते हैं, निरपेक्ष लागतों का सिद्धांत देते हैं। फिर रिकार्डो आते हैं, हैबर्लर, जेस मिल, हेक्सर होलिन, इस तरीके से एक पूरा क्रम जो है वो चलता रहता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है और पैराडॉक्स तो पूछता ही है। मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है आपसे इस बार जो है जे कर्व वाला पूछ ले सवाल, तो जे वक्र को भी आप जो है पढ़ के रखिएगा। आई थिंक 2016 पीजीटी में जे वक्र पूछा हुआ था, 2016 पीजीटी इकोनॉमिक्स में जे वक्र पूछा हुआ था। तो इस बार प्रोबेबिलिटी बन रही है कि पूछ ले। देखिए, लियोनटिफ का विरोधाभास किस सिद्धांत का अध्ययन करता है? इस सवाल का हम लोग अब जवाब देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, लियोनटिफ का विरोधाभास जो है वो हेक्सर होलिन सिद्धांत से संबंधित था। और हेक्सर होलिन ने कहा क्या था? हेक्सर होलिन ने कहा था अपने सिद्धांत में कि जैसे दो देश हैं, मान लीजिए उन्होंने देश, किसी भी देश की बात किया और बताया कि अगर वो देश जो है, मतलब वहां पे जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, अगर वो
पूंजीगत मतलब कि वो कैपिटल पे ज्यादा जोर दे के चल रहा है, तो वो जो जिन वस्तुओं का निर्यात करेगा वो पूंजीगत वस्तुएं होंगी, ठीक है, पूंजीगत वस्तुएं होंगी। लेकिन हेक्सर-ओलिन के इस सिद्धांत को लियोनटीफ ने एक पूरा अपना स्टडी किया अमेरिका में, और उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है। भले ही अमेरिका जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, उसने अपने उत्पादन में पूंजीगत साधनों को ज्यादा शामिल किया है, उसके बावजूद भी उसने कई बार श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात किया हुआ है। तो यही एक मिला-जुला आप समझ के रखिए कि लियोनटीफ विरोधाभास क्या था। ये तो वही क्वेश्चन फिर से आ गया जो मैंने आप सभी से चर्चा किया, है ना? ये रिपीट हो गया है, चलिए। अच्छा, ये भी रिपीट हो गया। रिपीट जो अच्छा, तो ट्रेड की कहानी यहाँ से खत्म हो जाती है। ये थे इंटरनेशनल ट्रेड के वो सवाल जो आपसे यूपी पीजीटी 2021 में पूछे गए थे, और ट्रेड से थोड़ा कम सवाल पूछे गए थे। 2016 में ट्रेड से ज्यादा पूछे गए थे। देखिए, ये लोग क्या करते हैं, कभी-कभी किसी यूनिट से 35 के आसपास क्वेश्चन बना देते हैं। इस बार 2021 में ट्रेड का वेटेज थोड़ा कम था, तो बच के रहिएगा, हो सकता है 2022 में ट्रेड का ही वेटेज बढ़ जाए, है ना? क्योंकि 2016 में ट्रेड से ज्यादा सवाल पूछा गया था। तो इस तरीके से हम लोग एक-एक वीडियो में करके इसको कवर करते रहेंगे। माइक्रो हो गया, ट्रेड हो गया, अभी मैक्रो हो जाएगा, इकोनॉमी हो जाएगी। ये जो 21 का पेपर है वो 6-7 पार्ट में आपको छोटे-छोटे वीडियो के रूप में चैनल पे मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, और कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन रखा गया है। थैंक यू एवरीवन। पीजीटी के कोर्स आपके लिए अवेलेबल है मोबाइल ऐप में, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल ऐप में जा करके वहां से पीजीटी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।